जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है हमारा स्थिति एवं विस्तार। यहाँ पे भारत भी लिखा है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। तो भारत मतलब भारत के बारे में हम लोग को जानना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब भारत कहाँ पर है और भारत का जो हिस्सा है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम भारत की स्थिति एवं इसके विस्तार को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मदद से ही हम किसी भी वस्तु के स्थिति को बता सकते हैं पृथ्वी के ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। ठीक है, अब सुनिएगा। तो वैश्विक काल्पनिक समानांतर रेखाएं, असल में ये कोई रेखा खींची नहीं गई है पृथ्वी के सतह पर, यह कल्पना किया गया। ठीक है, इसे ग्लोब के ऊपर खींचा गया, पृथ्वी के ऊपर खींचा हुआ कोई रेखा नहीं है। तो यह कल्पना में खींचा गया यानी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और उसके साथ साथ समानांतर रेखा है। क्या है? समानांतर रेखा। अब समानांतर रेखा कहते किसको है? दो रेखाओं के बीच की दूरी जब हमेशा बराबर रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर हो एवं विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि विषुवत रेखा होता क्या। विषुवत रेखा को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, अब विषुवत रेखा है क्या? तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो हिस्सों उत्तर और दक्षिण हिस्सों में बांटती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्लियर? इसका एक और नाम होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। तो अक्षांश रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और साथ में समानांतर होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये क्या है? विषुवत रेखा के भी समानांतर होती हैं और विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में होती है। जैसे देखिएगा, अगर हम इस बीच के रेखा को विषुवत रेखा मान लें, क्या मान लें? विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में जो रेखाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे जितने भी सारे रेखाएं हैं वो सब क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, हर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आपको अक्षांश रेखा किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है। क्लियर? ठीक है, अब चलिए देखिएगा देशांतर रेखा क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्लियर? अब समझिएगा बाबू कि वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के सतह पर खींची गई है, ठीक है, वो कल्पना में खींची गई है। ठीक है, तो इस तरह के रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखा में सब रेखाएं क्या होती थी? एक दूसरे के समानांतर होती थी, लेकिन यहाँ पर देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती थी? बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पर देशांतर में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास मतलब इक्वेटर के पास दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होगा? कमते चला जाएगा। समझ में आई बात? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। समझ में आई बात? ठीक है, अब जैसे देखिए कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा होती है और देशांतर रेखा होती है, ठीक है, उसका हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, जैसे गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? विषुवत रेखा पढ़े थे। ठीक है, तो विषुवत रेखा भी एक तरह का क्या है? अक्षांश रेखा ही है। समझ में आई बात? और विषुवत रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से सब चीज समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से।
चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों जैसे कि उत्तर और दक्षिण में बांटती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे या फिर इक्वेटर कहेंगे। क्लियर? जैसे देखिए, पृथ्वी है हमारी, ठीक है, और इसको दो बीचों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। समझ में आई बात? ठीक है। अब गौर कीजिएगा आप लोग, तो पृथ्वी का आकार कैसा, आकृति कैसा होता है? गोला, ठीक है। अब देखो, ये जो है विषुवत रेखा, वो इसको दो हिस्सों, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हर एक गोला के आधा हिस्सा को क्या बोलेंगे? गोलार्ध। क्या बोलेंगे? गोलार्ध। और ये भी क्या होगा? गोलार्ध। अब तुमको पता है कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? उत्तरी हिस्सा, और नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी हिस्सा। तो उत्तरी हिस्सा को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी हिस्सा को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत है क्या? इंग्लिश में इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझे? इक्वेटर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। क्लियर? ठीक है। अब याद रखिएगा आप लोग, इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसी तरह से आपको पता है बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होंगी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होगी, और सभी क्या होंगे? एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा बाबू, तो 0 डिग्री है तो ऊपर क्या जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऐसे करते करते टोटल जाता है ऊपर में 90 डिग्री तक। कब तक कहाँ तक जाता है? 90 डिग्री तक, ठीक है। तो 0 डिग्री के ऊपर वाला क्या होगा? उत्तरी, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और यहाँ डिग्री किसको बता रहा है? कोण को बता रहा है। किसको बता रहा है? कोण को, ठीक है। इसी तरह से दक्षिण में जाएंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ऐसे करते करते नीचे क्या आता है? दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव पर जो होता है अक्षांश, उसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। और उत्तरी ध्रुव पर जो होता है उसको भी क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। बस ये हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखाएं खींची गई, कितने देशांतर रेखाएं खींची गई, और कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई। अब समझिएगा, पहले अक्षांश रेखा जान लेते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। कितना है? 181। जैसे देखिएगा आप लोग, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो 1 से लेकर 90 जाता है, और 0 से नीचे आते हैं तो 1 से 90 आता है। क्लियर? तो ऊपर 90 नीचे 90, एगो 0 डिग्री वाला हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 181। कोई दिक्कत नहीं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? पहले देशांतर रेखा के बारे में लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आई बात? देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये होगा उत्तरी अक्षांश और ये होगा दक्षिणी अक्षांश। ये हम बना दिए क्या? देशांतर रेखा, ठीक है। और देशांतर रेखा बना लेते हैं, और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सब देशांतर रेखा बना लिए, ठीक है। तो जैसे कि अक्षांश रेखा के अंदर एक 0 डिग्री का अक्षांश होता था, उसी तरह से देशांतर में भी एक 0 डिग्री का देशांतर होता है। 0 डिग्री का देशांतर होता है, जिसे हम लोग मानक देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। समझ में आई बात? मानक देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब समझिएगा बाबू आप लोग, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर जो होता है, उससे पूरब की ओर जाएंगे तो वो सब पूर्वी देशांतर होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर होगा। समझ में आई बात? तो इधर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे करते करते 180 तक जाएगा, ठीक है। और इधर पीछे जाएंगे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी, और इस तरह से करते करते पीछे कितने तक जाएगा? 180 तक। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से पास करती है। समझ में आई बात? ठीक है।
साथ ही साथ ग्रीनविच रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर मानक देशांतर रेखा कहते हैं। मानक देशांतर रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल टाइम जो है वो इसी रेखा से लिया गया है, इसी देशांतर से लिया गया है, इसलिए इसको मानक देशांतर रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। समझ में आई बात? अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। समझ में आई बात? अब देखिए बाबू लोग, आप लोग 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का उपयोग हम पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए करते हैं। कोई वस्तु कहाँ पे स्थित है, ठीक है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, इस जानकारी को हम किसके माध्यम से पता करते हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की मदद से। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा अक्षांश रेखा क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा देशांतर रेखा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इक्वेटर क्या होता है यानी कि जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। क्लियर? ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। क्लियर? एक बात याद रखिएगा, देशांतर रेखा से हम लोग समय का पता करते हैं और अक्षांश रेखा से हम लोग मौसम वगैरह के बारे में पता करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी हम लोग विशेष चैप्टर अब स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बाकी बचे हुए चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं।